मोदी को माफ करेगा महाराष्ट्र? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र की जनता माफ कर देगी उस बात के लिए जिस बात के लिए उन्होंने माफी मांगी है? और क्या सचमुच माफी मांगी है? क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर और हरियाणा में भी माफी मांगेंगे? और भी ऐसे मुद्दे और भी ऐसे मसले जहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे। नमस्कार, आज एक बार फिर नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में जाकर छत्रपति शिवाजी से माफी मांगी है और ये कहा है कि उनके चरणों में मत्था टेकते हुए वो माफी मांगते हैं। हालांकि वो माफी मांगने का जो उनका अंदाज है वो अंदाज माफी मांगने वाला तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप पर भी हम छोड़ते हैं। हम जब उस बाइट को दिखाएंगे तो आप स्वयं तय करेंगे कि ये माफी मांगी जा रही है या जनता को डांटा फटकारा जा रहा है। लेकिन चलिए, हो सकता है अपना अपना अंदाज होता है, वो माफी ही मांग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने माफी मांगते हुए प्रायश्चित का कुछ विधान रख पाएंगे? नहीं रखा, उन्होंने कहा भी नहीं। एक बार भी अगर वो कह देते कि शिवाजी महाराज की मूर्ति जो टूटी है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्ट लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये बात समझ में आती कि एक माफी, एक प्रायश्चित, सरकार प्रायश्चित कर रही है, पछता रही है। लेकिन ऐसी बात न तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही, न उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने कही। माफी तो इन तीनों ने भी मांगी। दरअसल शिवाजी महाराज के लिए जो सम्मान, जो आदर महाराष्ट्र की सियासत में है, वो उनको माफी मांगने के लिए विवश करता है। मगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में जो भ्रष्टाचार का दुस्साहस किया गया है, अरे आपकी धरती, आपकी सरजमी और आपके ही यहाँ कुछ लोग जो वहां के हैं भी नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आकर के भ्रष्टाचार कर जाती है, तो किस बात की माफी मांग रहे हो? किससे माफी मांग रहे हो? जब तक कल्प्रिट को सामने नहीं लाते तब तक इस माफी का क्या मतलब है? दुनिया क्या सोचेगी? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक मूर्ति नहीं बनवा सकता। वो मूर्ति दिसंबर में उद्घाटन करता है, स्वयं प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं और वो मूर्ति गिर जाती है अगस्त आते आते। तो ये जो हिंदुस्तान के नाम पर कलंक लगा है, दाग लगा है, प्रधानमंत्री के नाम पर दाग लगा है। प्रधानमंत्री तो वो देश के हैं ना, तो माफी तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि ये मूर्ति। और सिर्फ यहाँ क्यों, हमने आज ही देखा है, मैंने ट्वीट भी किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां जो सड़क जाती है, वो जो सड़क बनी है, उस सड़क पर जो कोलतार है उसको ऐसे उखाड़ा जा रहा है जैसे कि साड़ी अलग करते हैं किसी कपड़े वाले थन से, साड़ी अलग किया जाता है, वैसे कोलतार का सड़क जो है वो अलग किया जा रहा है। पूरी की पूरी सड़क धंस गई है। यानी वे टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टोटल एग्जाम्पल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार का रास्ता है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो दिख रहा। मैंने कहा भी है कि शायद इसीलिए गैर भाजपाइयों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ
कभी रुख नहीं किया। माफी तो इस बात के लिए भी मांगनी चाहिए, माफी तो उज्जैन में गिरी हुई महाकाल की मूर्तियों के लिए भी माफी मांगी जानी चाहिए कि वो मूर्तियां गिरा दी गई। क्यों उज्जैन के महाकाल के को मानने वाले लोग जो हिंदू हैं मध्य प्रदेश में, उनसे डर नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी को? हिंदुओं से डर नहीं लगता, महाकाल के अनुयायियों से डर नहीं लगता, भक्तों से डर नहीं लगता? वहां वो माफी नहीं मांगते और छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगते हैं, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। वो छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांग रहे हैं, वो चुनाव में मिली करारी हार और विधानसभा चुनाव में मिलने वाली संभावित हार के लिए वो अपना डर दिखा रहे हैं। ये माफी नहीं, डर है, वोट का डर, वोट नहीं मिलने का डर, वोट छिटक जाने का डर, सत्ता हाथ से जाने का डर। ये वो डर है जिस कारण वो माफी मांग रहे हैं। मणिपुर में उनको नहीं था डर, मुख्यमंत्री भी नहीं हटाएंगे, जो करना कर लो। 1.5 साल से हिंसा चल रही है, नग्न परेड महिलाओं के हुए, बलात्कार हुए, गिरजाघर जलाए गए, आदिवासियों को सामूहिक कब्रगाह मिली, लेकिन वहां पर माफी मांगने की उनको गरज नहीं पड़ी, क्योंकि वहां वोट की चिंता उनको नहीं है। 1 सीट लोकसभा की हार भी गए, 2 लोकसभा की सीट, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर सीट वो हार जाते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है तो समझिए कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का जो घर है मुंबई, जो आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, वहां से उद्योगपतियों का पलायन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको स्टेट गवर्नमेंट के प्रति भी एक निष्ठा का पालन करना पड़ेगा। मोदी को इस बात का डर है कि अगर उद्योगपतियों ने हमसे उल्टा रुख कर लिया तो हमारी दिल्ली की गद्दी कैसे बचेगी। यह है महाराष्ट्र का महत्व, इसलिए महाराष्ट्र में उनको माफी मांगनी पड़ रही है। भाई इस देश में किसानों ने 13 महीने तक लगातार संघर्ष किया, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, एक बार भी नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। जब 3 कृषि कानून वापस लिए तो कहा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई, यानी वहां भी वो किसानों को ही दोष दे रहे थे कि आपको हम समझा नहीं पाए, आपको हम मना नहीं पाए, खुद को नहीं दोष दे रहे थे। उनके हट को, उनके जिद को, इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, वो लोग तो हट, जिद और खालिस्तानी और विदेशी हाथ ही तो कहते थे उस आंदोलन को, तो उसको वो दोष दे रहे थे। और आज भी उन किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में। राहुल गांधी से मिलने आए तो उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे, राहुल गांधी जब बाहर आने लगे तो किसी तरह से एक मीटिंग हो गई। तो ये किसानों के साथ बर्ताव है, माफी तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ मणिपुर किसान ऐसी बात नहीं, जो फैसले नोटबंदी जैसे लिए गए, जिसमें लाइन में लग करके लोग मर रहे थे, जिसके बाद अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, नौकरियां चली गई, किसी बात के लिए क्या कभी नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है? नहीं मांगी है। इतने पेपर लीक कांड हुए, महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं देश में। 90 बलात्कार तो पिछले कुछ साल पहले के आंकड़े हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं, कुछ घंटों में बलात्कार हो रहे हैं दलितों के साथ, महिलाओं से क्या कभी उन्होंने माफी मांगी? अरे उनके मंत्रियों पर आरोप लगे कि वो महिला खिलाड़ियों के साथ भी यौन शोषण करता था, उनको संरक्षण दिया गया, माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। आदिवासियों के साथ जुल्म हुआ, आदिवासियों पर को पेशाब पिलाया गया, आदिवासी को तो क्या उस पर कभी माफी मांगी गई? नहीं मांगी गई। एक से एक बढ़कर घटनाएं हुई हैं। हमारी सीमा के अंदर चीन घुस आया, ये कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, माफी तो बहुत दूर की बात है। हर क्षेत्र में विदेश नीति हमारी फ्लॉप कर गई। हम सारे पड़ोसियों के साथ में आज हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन गए। एकदम उल्टी बात करते हैं, और यहां भी उल्टी बात ही हो रही है। कोई माफी नहीं मांगी गई है, ये वोट का डर है, वोट का डर।
हार का डर है और हार की डर को मिटाने के लिए वो माफी मांग रहे हैं। ये माफी दिखावा है। और मैं उस बाइट को सुनाना चाहता हूं और इस आप खुद तय कीजिए, देखिए कि किस अंदाज में इनका भाषण है। ये भाषण में माफी है। जी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मीनू जी, क्या कहेंगी आप इस माफी के तरीके पर, इस माफी पर? चरणों पे मस्तक रख के माफी मांगता हूँ। दर्शक बताएं कि माफी ऐसे मांगी जाती है या ऐसे मांगी जाती है, सिर झुका के हाथ जोड़ के। हिंदुस्तान की कल्चर की मैं बात कर रही हूँ। और जहां वहां गए थे जिस स्थान पे, वहां शीश झुका के, वहां हाथ जोड़ के, वहां माफी मांगते। और यहाँ भी आप माफी मांगते हाथ जोड़ के, शीश झुका के, कह रहे हैं कि मैं आज माफी मांगता हूँ। और गर्दन ऐसे उनकी तनी हुई जैसे कि शिवाजी को धमका रहे हो। तो ये माफी मांगनी चाहिए थी जो आपने कहा भ्रष्टाचार के लिए। जो भ्रष्टाचार इस मूर्ति को बनाने में हुआ, 3600 करोड़ रुपया लगा। आप देखिए 3600 करोड़ रुपए लगा और बताया जा रहा है कि 4 महीने के अंदर मूर्ति तैयार करके खड़ी कर दी। 36 फुट ऊंची मूर्ति और 4 महीने के अंदर खड़ी कर दी तैयार करके, क्योंकि मोदी जी को उद्घाटन करना था दिसंबर में। और मोदी जी अभी दिसंबर 23 में इस मूर्ति का उद्घाटन करके आए हैं और अगस्त में मूर्ति गिर गई है। काहे से गिर गई? हवा चली। अरे भाई, जब आप वहां उसको स्थापित करने जा रहे थे तो वहां पहले स्थापित करने से पहले हवा की क्या सिचुएशन है, ज्योग्राफी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वो सब चीज का उससे पहले सर्वे कर लिया जाता है। मूर्ति ही खोखली मिली मीनू जी, पूरी मूर्ति खोखली मिली। वो तो सीधे भ्रष्टाचार दिख रहा है। जी, वो जैसे दशहरे पे रावण नहीं फूकता है अंदर से खोखला, जब वो गिरता है रावण मेघनाथ वगैरह का पुतला, तो वो गिरता है तो अंदर से खोखला दिखाई देता है। तब पता चलता है लोगों को कि बाहर से जो दिख रहा था वो अंदर से तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी जो न खाऊंगा न खाने दो की दुनिया भर का दम ठोकते हैं, वहां बोलना चाहिए था कि जिन लोगों ने इसको बनाने में कोताही बरती है, भ्रष्टाचार किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कायदे में तो आज ही गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो लोग इस पे शामिल। कहाँ गए पैसे? बताया जा रहा है कि वो जो बनाने वाला था मूर्तिकार, उसको तो खाली 2.5 करोड़ रुपया मिला है उसमें से, ये खबरें हैं। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? 3600 करोड़ में से 2.5 करोड़ मूर्तिकार को मिला और बाकी का पैसा। ये बढ़िया विकास है। मूर्तियां बनाओ, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, उनमें पैसा खा जाओ, पता भी नहीं चले पब्लिक को। और पब्लिक देख के खुश कि भाई आहा सड़क बन गई, आहा पुल बन गया, आहा मूर्ति बन गई। और वो 4-6 महीने के अंदर आप देख रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं अभी कि जो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई है, वो उसको जाने वाली सड़क का क्या हाल है। उस सड़क का भी क्या, सारी सड़कों का ही हाल है। हाईवे धस रहे हैं, आप देखिएगा हाईवे जो धस रहे हैं उनमें पता चल रहा है कि अंदर खोखला पड़ा है सब। 4-6 इंच की इतनी सड़क बनी हुई और बाकी नीचे खोखला। तो आप ऐसी सड़कें बनाई, ऐसी मूर्ति बनाई। अगेन जो नेहरू को कोसते हैं, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के राजगढ़ किले में बनी हुई लगी हुई है मूर्ति, जिसका 1957 में पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया था, शिवाजी के पुतले का, मूर्ति का। वो आज भी बदस्तूर वहीं ऐसे सुरक्षित अवस्था में खड़ी है, बिल्कुल आराम से। और ऐसे थोड़ी होता है मूर्तियां गिर गई। ये साफ मीनू जी जिस तकनीक का दावा ये करते हैं कि हम बहुत तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई है, और सही में हम 21वीं सदी में 21वीं सदी में है। और 20वीं सदी के 50 के दशक में वो मूर्ति बनी पंडित नेहरू के रिजीम में, वो क्वालिटी के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार का दीमक नहीं लगा था। और इसमें भ्रष्टाचार का दीमक लगा था, इसलिए 21वीं सदी में भी हमारी मूर्ति जो है
गिर जाती है। इसको मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उद्घाटन करते हैं और वो मूर्ति गिर जाती है। ये कंपैरिजन जनता को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे भ्रष्टाचार ने पूरे देश को ली लिया है। जी प्रेम जी, नेहरू को जल्दी नहीं थी उद्घाटन करने की, तसल्ली से बनी होगी, 3-4 साल लगे होंगे, धीरे धीरे बनाया गया होगा मूर्ति को। लेकिन यहाँ तो जल्दी है ना अकाउंट बनाने की कि 10 साल में ये हो गया। तो 10 साल में अब देखिएगा जो सड़कें हैं, जो मूर्तियां हैं, जो पुल हैं, उनका क्या हाल हो रहा है। सब भरभरा के गिर रहे हैं, सड़कें धसी जा रही हैं। यहाँ तो राम भी टपकते हैं, यहाँ तो राम भी टपकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस जिसमें कि आप L&T बना रही है, सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी देश की, L&T के बनाने की छत टपक रही है। मैंने राम टपकना जानबूझकर बोला क्योंकि हरियाणा में राम टपकना बोलते हैं जब पानी गिरता है। तो कुमारी शैलजा ने हाल में बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में तो राम टपक गए, तो लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया कि ये श्री राम का अपमान कर रही है, देखो कांग्रेस श्री राम का अपमान कर रही है। जबकि राम टपकना, पानी टपकना को बोलते हैं हरियाणा में, और अयोध्या में जो राम मंदिर से पानी टपका उस संदर्भ में वो कहा गया कि वहां भ्रष्टाचार इतना था कि राम टपक रहे थे। जी बिल्कुल। और आप ये वही क्यों, संसद में ले लीजिए, आप हजारों करोड़ लगा के आपने संसद का भवन बनाया, पहली बरसात में टपक गया। आप भारत मंडपम देख लीजिए, वहां पानी भर गया था। वहां तो G20 के टाइम रात को ही पानी भर गया था, खत्म हुआ प्रोग्राम और पानी वहां भर गया था। वहां जो प्रगति मैदान में, वो मेरे को तो ज्योग्राफी का इतना मालूम नहीं है, वो टनल भी वो कोलैप्स हो गई है, 700 करोड़ से बनी हुई टनल। उसको कहा जा रहा है कि इसकी रिपेयर नहीं हो सकती और इसको अब दोबारा काम में भी नहीं लाया जा सकता। तो ये है इनका मोदी मॉडल ऑफ विकास, जिसको कहते हैं ना विकास कर दिया हमने, ये बना दिया, वो बना दिया, और अभी तो पता नहीं है क्या क्या और गिरेगा। अभी कह नहीं सकते कि क्या चीज, क्या मालूम इस संसद में और क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये सब राम भरोसे है। इतना भ्रष्टाचार अयोध्या मंदिर में तो आपने वहां जमीन के खरीद बेच में खा गए इनके जो निचले अधिकारी थे। तो आपने तो ये एक मंदिर बनाना या आपने मूर्तियां बनाना, सड़कें बनाना, इसको एक धंधा बना रखा है। आप उल्टे पुण्य की बजाय पाप कमा रहे हैं। अगर आप इस तरीके का जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जनता के विश्वास के साथ जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं और जिसको उड़ाया जा रहा है, 3600 करोड़ रुपए की मूर्ति 6 महीने में गिर जाए, ये तो इस देश मतलब पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार की। मोदी जी को इस टाइम यहाँ खड़े होकर भ्रष्टाचार पे हल्ला बोलना चाहिए था, शायद जनता माफ कर देती। अब तो कतई नहीं करेगी। और महाराष्ट्र में इनकी पहले ही बुरी हालत है। वहां बदलापुर में जो बच्चियों के साथ रेप हुआ, 3 साल की बच्ची, एक 4 साल की बच्ची, बजाय उसमें आरोपियों को पकड़ने के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे विरोध में, उन्हीं को आप पुलिस से अरेस्ट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जो था वो बीजेपी के किसी नेता का था, नेता को बचाना था। बच्चियां जाए भाड़ में। औरतों के खिलाफ ये जो रेप की कल्चर एक शुरू हुई है इस देश के अंदर, होती रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो 1500 रुपए दे के लाडली बहना और ये करके वो सोचते हैं कि हम खरीद लेंगे औरतों को। तो महाराष्ट्र में वहां पहले ही बहुत ज्यादा नाराजगी है, तो बाकी कुदरत ने कर दिया इंतजाम कि शिवाजी का पुतला गिरा दिया। अब वो जो ऐसी अपूरणीय क्षति है, शिवाजी एक वहां के महापुरुषों में गिरती है। मतलब ये क्या है, मान लीजिए सर्वोच्च महापुरुष है, मांगनी थी ना। तो शिवाजी के साथ जो अन्याय हुआ था राज अभिषेक के टाइम उनके साथ, उसकी माफी मांगते मोदी जी। आज मांग लेते माफी, जीत जाता, बल्ले बल्ले हो जाती। आज मीनू जी मुझे एक बात याद ब्राह्मणों की जी मुझे एक बात याद आ रही है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव था, इस बार वाला नहीं, इससे पहले वाला। तो उस समय एक पुल गिर गया था कोलकाता में। तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां भाषण दिया था कि ममता बनर्जी की सरकार जो है भ्रष्ट है, और देखिए ऊपर वाला कितना मेहरबान है कि उसने चुनाव के समय में पुल गिरा करके, हालांकि उसमें कई लोग मारे गए थे, संवेदना नाम की चीज नहीं थी। इन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्ट पुल गिरा है तो ये ममता बनर्जी की सरकार तो अब गई।
उसके बाद हालांकि मोरबी में भी वो हादसा हुआ, लोगों ने उस समय भी इस बयान को याद किया था, मगर मोदी जी की सरकार नहीं गई वहां गुजरात में, क्योंकि गुजरात में तो मोरबी का जो मालिक था उसको भगा दिया गया, वहां के कर्मचारियों को पकड़ करके केस इधर उधर कर दिया गया और कहा गया कि काम जो एम्प्लॉयर होता है वो लोगों को रोजगार देता है, अगर ऐसी घटना पर उसको अगर जेल में बंद कर दिया जाएगा तो इस देश में उद्योगपति भाग जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कही। इस घटना में क्या करेंगे महाराष्ट्र पर? जी, बंगाल वाली घटना में तो प्रेम जी ये भी कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि ये भगवान ने किया है या फ्रॉड की वजह से हुआ है। अब मोदी जी यहाँ जवाब दें कि मूर्ति जो है एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है सीधा सीधा, जो इस सरकार के राज में खूब फल फूल रहा है। चारों तरफ से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, लेकिन मोदी जी क्या है, गर्दन तान के माफी मांग रहे हैं। तो ये एक तो माफी मांगने का जो तरीका था उसने तो और भी ज्यादा इमेज को गिरा दिया। कोई जनता कोई सोच भी रही होगी कि चलिए हो गया, मोदी जी ने थोड़ी गिराई। तो जो मोदी जी ने वैसे तो बहुत बढ़िया एक्टिंग जानते हैं मोदी जी करना, आंसू निकाल लाते हैं किसी भी मौके पे खड़े खड़े, और आज उनको एक्टिंग नहीं याद आई, माफी मांगने की एक्टिंग कैसे की जाती है आज भूल गए। वो घर से रिहर्सल नहीं करके गए होंगे, मुझे लगता है असल में याद नहीं रही कि माफी मांगने की रिहर्सल करके चलूं तो अच्छा रहेगा वहां पे। तो वहां वो गर्दन तान के ऐसे, जैसा कि उनका एक ये आपने सही पकड़ा पोज, वो ऐसे ऐसे करके माफी मांग रहे थे, ऐसे ऐसे करके माफी मांग रहे थे। मैंने इस अंदाज में सही में कभी माफी मांगते नहीं सुना किसी को, न देखा। गर्दन ऐसी और कहने के बाद ये बता रहे कि देखो कितना बढ़िया काम करा मैंने। तो वो एक गलत मैसेज गया है। आपने बिल्कुल मटियामेट कर लिया अपने प्रोस्पेक्ट्स चुनावों में, और लड़ाई वहां वैसे ही हो रही है, आपस में भिड़े पड़े हैं। एनसी जो अजित पवार वाली एनसी और शिंदे गुट के आपस में जो दोनों है वो उनकी भिड़ंत हो रही है। अजित पवार वापस जाने की सोच रहे हैं अपने चाचा के पास। तो बहुत कुछ है। और देखिए आपने जो किया, जब जो कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब जो आप करते हैं वो वापस जरूर आता है, आपके कर्मों का फल। आपने वहां सरकारें तोड़ी, बनी बनाई सरकार अच्छी खासी बनी, चल रही है सरकारें, उनको आपने तोड़फोड़ मचाई, उससे आपको चैन नहीं पड़ा, आपने दूसरी पार्टी को तोड़ा। अब क्या हुआ, क्या करा कायनात ने, ब्रह्मांड ने, जो कहते हैं ना कि शक्तियां एनर्जीज, वो उसने मूर्ति गिरा दी, एक मूर्ति तोड़ दी। मैं तो ये कहूंगी कि तूने सरकारें तोड़ी, ले मैं मूर्ति तोड़ के दिखाता हूं, अब जीत तू महाराष्ट्र का इलेक्शन। तो आप मोदी जी कुछ भी कर ले, ये इलेक्शन तो हाथ से गया। पर ये तो है कि कुछ जो उनका हार्डकोर वोटर है वो तो वोट देगा ही, कुछ सीटें तो डेफिनेटली मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वो सोच रहे थे कि हम तो भाई बिल्कुल, आज वो फिनटेक का उद्घाटन करके आए वहां कि ये मैं तो बस आज तो ये समझ लीजिए कि मेरी जेब में है महाराष्ट्र का इलेक्शन। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन तो किसी हाल में जेब में नहीं है। अब देखना ये है कि झारखंड की तरह कितना आगे खिसकाते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन को, 6 महीने 8 महीने, ताकि जनता भूल जाए शिवाजी का पुतला गिरा है जो। तो शिवाजी के जो ये पुतला गिरा है उसको बिल्कुल नहीं भूलेगी महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र में एक अजीब आप माहौल देखिए, जिस वक्त शिवाजी जयंती होती है वहां पे एक अजब माहौल होता है, वहां त्योहार कैसा माहौल होता है पूरे महाराष्ट्र में। तो वहां शिवाजी का, और वो शिवाजी वो राजा थे जो कि दिल्ली की सल्तनत से लड़े थे, उन्होंने कदम नहीं रखने दिया था औरंगजेब को। तो वो महाराजा थे कि वो कहा जाता है ना कि वो आज भी चली आ रही है कि दिल्ली की सल्तनत के आगे कभी झुके नहीं है मराठा लीडर्स या महाराष्ट्र की जनता। तो वो वाली स्थिति है। और आप अगर ये बेईमानी करोगे महाराष्ट्र की जनता के साथ कि आपने मूर्ति बना दी, फ्रॉड करा, 3600 करोड़ की बनाई और उसपे पता नहीं कितने करोड़, मेरे ख्याल से तो पूरे 3500 करोड़ ही खा लिए होंगे, ज्यादा ही खा लिए हैं। तो वो खा के और आप हजम करके, और डकार भी नहीं ले रहे हैं आप, शाबाश, बहुत बढ़िया। और ऊपर से गर्दन ऐठ में करके और आप माफी मांग रहे हैं। आप वहां से प्रोजेक्ट्स ले जाते हैं। गुजरात का चुनाव हुआ जब, तो मोदी जी वहां 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आए थे वहां पे, एक तो फॉक्सकॉम का था
और एक आर्सलर मित्तल का था शायद। बड़े प्रोजेक्ट थे जो इतना वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, जीएसटी जनरेट होता वहां पे। वो मोदी जी गुजरात चुनावों के मद्देनजर उनको, जबकि एमओयू साइन हुआ था महाराष्ट्र के लिए, लेकिन उनको ले गए गुजरात में। मतलब वो भी छल जो मोदी जी ने जनता के साथ विश्वासघात किया महाराष्ट्र की, वो भी याद है जनता को वहां की, वो भूली नहीं है। उसमें आज एक ये नया और आपने कुदरत ने तड़का लगा दिया, शिवाजी का पुतला गिरा दिया। तो इंतजाम कुदरत ने कर दिया कि भाई बदला लेना है आपको, अपना इंतजाम मैं करके देती हूँ। अब मोदी जी देखते हैं कुछ सबक लिया कि आज मोदी जी भाषण में ये भी कह रहे थे कि जब मैं विकसित भारत का संकल्प लेता हूं तो वो महाराष्ट्र के विकसित होने के बिना संभव नहीं हो सकता। महाराष्ट्र का विकास होगा तभी भारत विकसित बनेगा। और ये बात वही है कमोबेश जो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कही थी कि उत्तर प्रदेश जब तक विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि आपको हरा करके भी हमारा देश जो है रास्ता निकाल लेगा और आप मेहरबानी करिए इस देश पर। और महाराष्ट्र में भी वही बात वो दोहरा रहे हैं। कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, इनको तो आदत है, जहां जाएंगे वहां एक तो इनका रिश्तेदारी निकल आती है, वहां से उनका संबंध होता है, और एक ये कि इस यहाँ का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अरे भाई सारे ही राज्यों का विकास होगा, 30 के 30 राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज है सबका विकास होगा तब विकसित भारत बनेगा। किसी एक राज्य के विकसित होने से भारत विकसित नहीं होगा। ये तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हो जाएगा कि कुछ लोग विकसित है और कुछ नहीं है, जो कि अभी हो रहा है। क्यों बड़े शहरों में लोग पहुंचते हैं, कुछ सिलेक्टेड शहरों के अंदर इतनी कंसंट्रेशन क्यों है आबादी का? क्योंकि और जगह विकास हुआ नहीं है, तो वहां वो रोजगार की तलाश में आते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुड़गांव, ये बड़े बड़े जो मेट्रोज हैं उनमें लोगों को रोजगार दिखाई देता है, क्योंकि वहां हो रहा है सारा विकास, वहां विकास की योजना है, वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो लेकिन सारे राज्यों में बराबर से नहीं बढ़ रही है चीजें, तो सारे राज्यों का करें वो लाए आप, जो आप तो विकास पुरुष हैं, आपको तो बड़ा अनुभव है गुजरात का। और रही गुजरात की बात, प्रेम जी, गुजरात को ये कहते हैं ना गुजरात मॉडल। गुजरात मोदी जी के आने से पहले भी विकसित राज्य था, इंडस्ट्रियलाइज राज्य था। गुजरातियों की जो उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने गुजरात को पहले ही विकसित राज्य बना दिया था, क्योंकि उनको मौके मिले। वहां पे चिमन भाई पटेल के टाइम में जो इंडस्ट्रियल हब्स बनाए गए और जो पोर्ट्स का विकास हुआ, उससे गुजरात की तरक्की को 4 चांद लग गए। उसके बाद लिबरलाइजेशन आ गया। लिबरलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का गुजरात को मिला, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी वहां पे इंडस्ट्रीज। भरूच, अंकलेश्वर जो गुजरात गए होंगे, या कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है शायद गुजरात से मुकेश पांचाल बैठे हैं, ये बताएंगे कि ये गुजरात का अंकलेश्वर, बड़ौदा, भरूच, ये सारी इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है। वलसाड़, ये सब इंडस्ट्रियलाइज थी मोदी के आने से पहले, और फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ। और जब मोदी जी आए सन 2000 के दशक में, तो उस वक्त उनको थाली में सजे हुए 56 व्यंजन से सजी हुई थाली मिली, विकसित राज्य मिला है, और नाम मोदी जी अपना बता रहे हैं कि मैंने विकसित किया। अरे भाई उसका तो वो राज्य तो फिर विकसित होना ही था, वहां तो बुनियाद बड़ी मजबूत रखी हुई थी ऑलरेडी। महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं कि जहां लिबरलाइजेशन से पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो चुका था। लेकिन क्योंकि मोदी जी को तो हर चीज का सेहरा अपने सिर पे बांधने की आदत है, तो उन्होंने वो चीज भी ले ली बड़ी चतुराई से, और लोगों ने ये सोचा भी नहीं। किसी ने भी जाके जब ये 2014 में दिल्ली आए, या 13 में ही शुरू कर दिया था कि गुजरात मॉडल, किसी ने जाके वहां, ये तक किसी खोजी पत्रकार ने वहां जाके ये खोजने की कोशिश नहीं करी, दिल्ली से कोई नहीं गया। इतने बड़े बड़े पत्रकार जो दम भरते हैं कि एक्चुअली है क्या गुजरात मॉडल। और जो गुजरात मॉडल है वो देख रहा है, आज सड़कों पे देखा है आपने, पूरा गुजरात पानी में डूबा हुआ है। बड़े बड़े शहर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सब पानी में डूबे हुए हैं। तो ये वहां का
विकास का मॉडल है भाई। और जगह की तो हम मान लें महाभ्रष्टाचारी रहते हैं पूरे इंडिया में, तो गुजरात तो मोदी जी का राज्य है, वहां तो ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। वहां 12-13 साल आप रहे, तो आपने तो भ्रष्टाचार को वहां चू भी नहीं करने दी होगी, तो क्यों आप क्या ऐसा हो रहा है? उसका जवाब मोदी जी देंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम गुजरात उनकी प्रायोरिटी नहीं है, इस टाइम महाराष्ट्र प्रायोरिटी है, और वहां माफी मांगने पहुंच गए। भ्रष्टाचार की माफी मांगे, शिवाजी के पुतले की क्या माफी मांग रहे हैं आप जी? बिल्कुल, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं दर्शकों की। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं और मैंने ली नहीं है, बीच से ही शुरू करता हूं, मौका मिलेगा तो फिर ऊपर जाऊंगा। विजय राम जी लिख रहे हैं, भाजपा को हरवाने के लिए विपक्षी पार्टियों की क्या जरूरत है? भाजपा को तो हराने के लिए कंगना ही अकेले काफी है। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं कि द उज्जैन ऋषि फेल within a year of opening, then apology was missing then. Why in Shivaji case? और राम प्रसाद जी लिख रहे हैं, खेला ईवीएम पर होने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी बराबर आशाराम बापू राजा लिख रहे हैं। विजय राम लिख रहे हैं, माफी वीर को क्या दूसरा सावरकर नहीं कह सकते? और मोहम्मद आलम लिख रहे हैं, सर द फियर टू लूज फोर्थकमिंग इलेक्शंस इज द रीजन बिहाइंड दिस माफी। The dramatist prime minister is famous for his political stunt, for his crocodile tears, just to hoodwink छल कपट people. संजय शर्मा जी लाइक कर रहे हैं शो को। राठौर जी लिख रहे हैं, इस व्यक्ति को महाराष्ट्र तो क्या पूरा देश माफ नहीं करेगा। 2002 के लिए इस बंदे ने आज तक अपने गुनाह के लिए माफी मांगी क्या? और बहुत सारे नमस्कार के भी ट्वीट्स हैं। मोरबी पुल लूट गया, ऐसे बहुत हैं झूठ काल में कारनामे ही कारनामे। टूट गया लिखना चाह रहे हैं, मोरबी पुल टूट गया श्रीकरण। और सुमित्र लाली जी लिख रहे हैं कि मोदी जी के माफी मांगने का संदेश यही है, जो हुआ उससे भूल जाओ, आगे किसी जांच की जरूरत नहीं। ये बहुत सटीक टिप्पणी है। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, बाय एन अपॉलॉजी टू शिवाजी ही वांट्स टू बरी ऑल द misdeed unleashed against the Maharashtra economy, breaking of parties at the women fancies। ये भी लगभग वही बात है कि शिवाजी से माफी मांगते हुए वो सारे अपने कारनामों को जो महाराष्ट्र में उन्होंने किए हैं, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के साथ पार्टियों को तोड़ा है और जो कारनामे किए उन सब पर पर्दा डाल रहे हैं। राजा जी शिवाजी जय हो लिख रहे हैं। मोहम्मद आलम लिख रहे, टॉक्स एंड टीयर्स ऑफ माफी ऑफ मोदी जी इज नथिंग बट ए nightmarish apprehension of loss of power. How innocently he asked for maafi during demonetization and hoodwinked people that broke the backbone। ये पूरी बात लिख रहे हैं कि माफी, इनकी माफी का कोई मतलब नहीं है, ये बस सत्ता के जाने का डर है, जिस वजह से वो ये दिखा रहे हैं। नोटबंदी के समय भी नहीं मांगे और कई बार इन्होंने देश को जब उनको माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगी। अजय गुप्ता जी नमस्कार कर रहे हैं, परस्पर सावरकर की तुलना नहीं हो सकती, छत्रपति शिवाजी महाराज ही छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े, राठौर जी लिख रहे हैं, 3600 करोड़ से लगभग 400 किलो की सोने की भी प्रतिमा बन जाती। हमारा पैसा इस व्यक्ति के ही जेब से गया है, ईमानदारी का ढोंग करने की। और आगे ज्योति जी लिख रही हैं, और जो दर्शक न्यूज देख रहे हैं पर कमेंट नहीं कर रहे उनको भी नमस्कार। सबको नमस्कार कर रही है ज्योति। और सुमित वाली जी लिख रहे हैं कि इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए भी प्रावधान किया गया है। पिछले कुछ सालों में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसकी असलियत इतनी जल्दी सामने आएगी, इन्हें भी अंदाजा नहीं था। लक्ष्मी जी लिख रहे हैं, नेहरू's स्टैच्यू ऑफ शिवाजी वाज मेड आउट ऑफ लव टू महाराष्ट्र, whereas मोदी मेड a statue for the sake of corruption। मतलब नेहरू ने जो मूर्ति बनाई थी शिवाजी की, वो महाराष्ट्र के लोगों से मोहब्बत के कारण बनाई थी, और
अभी मोदी जी जो बना रहे हैं, उन्होंने बनाई वो करप्शन के बचाव में, करप्शन के लिए उन्होंने बनाई। बहुत इम्पोर्टेंट प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। विजय राम जी लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश का एक वीडियो भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं का वायरल हो रहा है, जो चुनाव आयोग तथा माफी वीर दोनों को नंगा कर दिया है। क्या यह चोरी तथा सीना जोरी की सरकार नहीं है? मोहम्मद आलम लिख रहे हैं, सर इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड दैट मोदी जी आस्क्ड फॉर माफी, a माफी of power loss fear. How nice it was if Modi ji would have asked for माफी in Manipur mayhem atrocities, naked parade of the women. बिल्कुल सबको संदेह हो रहा है। सुमित वाली जी लिख रहे हैं, एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। वो कलकत्ता वाले मामले की याद कर रहे हैं। अजय गुप्ता लिख रहे हैं, अरविंद भाई अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत बोलना, लास्ट बार बात ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता प्लीज। ये आपस की बातचीत रूठना मनाना जारी है। इंडिया लिख रहे हैं, राजा ब्रदर सार्थक चर्चा करो, नो नौटंकी नो फालतू कमेंट वगैरह वगैरह। देखिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातचीत तो इस तरह से चलेगी। एक्ट ऑफ फूल है, राजा जी लिख रहे हैं। सुमित बाली लिख रहे हैं, मन में पश्चाताप ही नहीं था तो माफी मांगने में नरमी कहाँ से दिखेगी। अजय गुप्ता लिख रहे हैं कि ये सब सुनकर मेरा मूड खराब होता है, मैं भी चलता हूँ, बाय बाय। और श्री किरण जी लिख रहे हैं, अनपढ़ का अंदर का कीड़ा मरता नहीं, माफी भी विपक्ष पर टिप्पणी कर पड़ी। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, डिजास्टर ऑफ स्टैच्यू ऑफ शिवाजी, इज इट एन एक्ट ऑफ गॉड और एन एक्ट ऑफ फ्रॉड? मोदी जी प्लीज एक्सप्लेन, दीदी नीड्स मोर देन अस। चलिए आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी, क्या है ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ये दोनों है मेरे हिसाब से तो प्रेम जी और ये लक्ष्मी नारायण जी, ये दोनों ही है। एक्ट ऑफ गॉड भी है और एक्ट ऑफ फ्रॉड भी है। एक्ट ऑफ गॉड कैसे है कि जो मोदी जी ने गुजरात महाराष्ट्र की जनता के साथ किया, उनकी चलती चलाती उनकी चुनी हुई, उन्होंने जो चुन के भेजी सरकार, वहां पे पहले तो वही बेईमाना किया जो चुन के दिया था, उससे फिर वो अलग अलग हो गए शिवसेना और भाजपा, फिर वो एक नई सरकार बनी, उनको वो अच्छे खासे चल रहे थे और इन्होंने वहां उनकी जो शिवसेना थी उसको धोखे से उसके लोगों को गुवाहाटी ले गए उड़ा के, और वहां से 50 बताते हैं ऐसा कि 50-50 करोड़ में एक विधायक को खरीदा, ऐसी खबरें हैं। तो और उसके बाद सरकार वहां बना ली, उससे चैन नहीं पड़ा, उनको लगा कि अभी और चाहिए, तो उन्होंने एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी जो पार्टी है उसको तोड़ा। तो अजित पवार जो उनके खुद के भतीजे, उस समय बड़े बड़े नेता, जो सबसे बड़े बड़े नेता लगभग, वो शरद पवार या एक दो को छोड़ के बाकी सब टूट के बीजेपी के साथ आ गए और वहां सरकार बना दी। तो जो उन्होंने तोड़ा था, जो उन्होंने सोचा था कि इसके जरिए कि हम देखिए इतने सारे जब विधायक हमारे साथ आ गए, एनसीपी के भी, शिवसेना के भी और भाजपा के तो है ही हैं, और छोटी छोटी पार्टियों के और भी है उनके पास 2-4, तो वो सब मिलके जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारी आराम से सरकार बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन होते होते जो एक्ट ऑफ गॉड एक्शन में आया, भगवान मतलब कुदरत एक्शन में आई कि आपने जो ये तोड़फोड़ मचाई थी ना, उसका नतीजा हम आपको दिखाएंगे। तो मोदी जी के जो वहां जो सरकार बनी बैठी है, उसके एक्ट ऑफ फ्रॉड को पर्दाफाश कर दिया एक्ट ऑफ गॉड ने। तो दोनों चीज काम आई। एक्ट भगवान ने जो है वहां पे अपनी महिमा दिखाई और मूर्ति जो है वो भड़बड़ा के गिर पड़ी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ऐसा लगता है कि जैसे गत्ते की बनी हुई मूर्ति हो कोई, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए मूर्ति के। 36 फीट ऊंची प्रतिमा, एक तो प्रतिमाओं के प्रति पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, 36 फीट ऊंची, 100 फीट ऊंची, 50 फीट ऊंची। अरे भाई ये पैसा है और देश के विकास में लगा दो, जो 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त अनाज दे रहे हो आप, उनके विकास में लगा देते 3600 करोड़ रुपया, कितने लोगों को काम मिल जाता। कुछ ऐसा काम शुरू करते, उनको कुछ मदद मिल जाती, लेकिन वो नहीं आप करेंगे, आप मूर्तियां बनाएंगे, उसमें भी बेईमाना, झूठ, फ्रॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड ने एक्ट ऑफ फ्रॉड का पर्दाफाश कर दिया। जी तो आपने सही तरीके से बताया कि कैसे एक्ट ऑफ गॉड
और एक्ट ऑफ फ्रॉड दोनों है ये घटना, और एक्ट ऑफ गॉड भी इसलिए कि चुनाव के समय में इस घटना का जो नतीजा ओवरऑल आने वाला है वो मोदी जी पर भारी पड़ने वाला है। देखिए, ये जो घटना घटी है महाराष्ट्र में जाकर के, इसको मैं घटना मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जो माफी मांगी है ये घटना है, और शिवाजी महाराज की मूर्ति जो गिरी उससे बड़ी घटना है। ये मूर्ति तो गिरी करप्शन के कारण, मूर्ति में इमोशंस जुड़े हैं, मुद्दा बड़ा हुआ। अब उस मुद्दे का इतना असर पड़ा कि मोदी जी आकर के माफी मांग रहे हैं, क्योंकि चुनाव होना है। माफी नहीं मांगेंगे तो ये मुद्दा बड़ा होता जाएगा। तो ये माफी मांगना, और जनता जिस अंदाज में उन्होंने माफी मांगी है, लगता नहीं कि जनता इसको बर्दाश्त करेंगी। ये हाथ उठा करके, ये तन करके, ये ऊंची आवाज में ये माफी मांगना, ये जनता इस माफी को नहीं कबूल करेगी। करप्शन पर कुछ नहीं बोलना, जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सारी चीजें होंगी और हो रही हैं। इस बीच जो और बातें हो रही हैं, करप्शन तो है ही। करप्शन तो ये भी है कि करप्ट लोगों को आप अपने साथ ला करके करप्ट तरीके से सरकार चला रहे हैं। और वो दोनों दल के नेता क्या बोल रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग में तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन बाहर निकल के उल्टी आ जाती है। ये एकनाथ शिंदे के नेता कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं अपने एनसीपी के मंत्री के लिए। तो ये कैसे साथ में चुनाव लड़ेंगे जब एक दूसरे को मीटिंग में नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उल्टी आ जा रही है एक दूसरे को देख के, तो ये एक साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये चुनाव तो हाथ से ऐसे ही गया। इसके अलावा बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब बीजेपी जब कांग्रेस के सांसदों को नहीं तोड़ सकी, जब समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सांसदों को नहीं तोड़ सकी, तो अब बीजेपी अपने ही घर में डाका डाल रही है, अपने ही सहयोगी दलों के घर में डाका डाल रही है। आप सुना है आपने ना कि चोर चोरी से नहीं जाता है, वो अपने घर में भी चोरी कर डालता है। आप देखिए, हेरा फेरी से भी नहीं जाता है। तो तेलंगाना में जो YSRCP का जो MP इन्होंने 2 अपनी तरफ किया है, वो सांसद राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया है। TDP ने तो कह दिया कि हम जिता के नहीं भेजेंगे इनको आपके लिए। तब अंत में इनको हार करके वो दोनों सांसद TDP को सुपुर्द करना पड़ रहा है एक तरह से, कि उनके टिकट पे जीते और उन्हीं के पास रहे। इस तरह का फॉर्मूला होने जा रहा है। भाई चिराग पासवान परेशान है, उनके 5 में से सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी 3 MP जो हैं वो बीजेपी में कभी भी जा सकते हैं। तैयारी हो गई है, घोषणा बाकी है। तो बीजेपी अपनी संख्या अपने दम पर कैसे 272 पहुंचे, इसके लिए प्रयास में लगी है। वो चिराग का घर एक बार फिर तोड़ने के लिए तैयार है। पहले तो उन्होंने सारे सांसद छीन ही लिए थे, 5 के उनको छोड़ के बाकी से। उसके बाद किसी तरीके से इन्होंने दोबारा सांसद जिताए हैं, अब उनको फिर से अपने साथ वो वापस ला रहे हैं। तो इस तरह एकनाथ शिंदे के सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं। उनके पास थोड़ा बड़ा कुनबा है, 10-11 सांसद हैं, तो 6-7 तोड़ लिए जाए इस कोशिश में है। तो बीजेपी अब अपने ही सहयोगी दलों के सांसद तोड़ने में जुटी हुई है। इससे खलबली मची है। तो आप समझिए कि बीजेपी की सरकार कितने दिन चलेगी। मैं बार बार कहता था, अपनी बात को दोहरा रहा हूं, कि महाराष्ट्र का चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी की सरकार अब गई तब गई की पोजीशन में आ जाएगी, और बिहार चुनाव से पहले ये सरकार गिर जाएगी। ये बात मैं पहले से कह रहा हूं। हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद सरकार गिर जाए। कई कारण, एक तो मैंने पहले बताया कि उद्योगपतियों का रुझान बदली हुई सरकार के प्रति होगा। दूसरा मैंने बताया जो जोड़ तोड़ इन्होंने किया उसका उल्टा असर बीजेपी पर पड़ेगा। बीजेपी के अंदर भी खलबली मचेगी, सहयोगी दल उनसे दूर छिटकेंगे, अविश्वास का वातावरण बनेगा। भला अविश्वास के वातावरण में कोई सरकार आगे बढ़ सकती है? अपने सहयोगी दल में अविश्वास नहीं होगा, अपनी पार्टी में विश्वास नहीं होगा, तो विपक्ष तो लगातार मजबूत हो रहा है।
मैं यहाँ भी थोड़ी चर्चा जरूरी है बीनू जी कि राहुल गांधी ने दोजो करके पूरा युवा वर्ग को आकर्षित कर लिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर की महिलाओं के बीच जाकर के, कश्मीर की महिलाओं के बीच जाकर के, दक्षिण में महिलाओं के बीच जाकर के, हरियाणा में महिलाओं के बीच जाकर के महिला वर्ग में तो अपनी पैठ बनाई है, बढ़ाई है। यानी वोट बैंक जो जिस पर बीजेपी का कब्जा रहता था वहां पे राहुल गांधी ने धावा बोला है। SC ST वोट्स में तो जबरदस्त तरीके से संविधान का नारा लेकर के, आरक्षण बचाने का संकल्प लेकर के वो इस तरह पहुंच गए हैं कि अब बीजेपी को रोज बताना पड़ता है कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को बचा के रखेंगे, माथा से लगाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ये गतिविधियां हैं, इन दोनों गतिविधियों के रहते हुए एक तरफ बीजेपी की नेगेटिव चाल अपने ही खिलाफ और दूसरी तरफ अपोजिशन की पॉजिटिव चाल जो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक फिजा बना रही है। इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, ये आखिरी सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो राहुल गांधी हैं, जो आपने बताया कि क्या क्या कर रहे हैं राहुल गांधी वो कर रहे हैं कि जो एक विपक्षी नेता को या एक राजनेता को या राजनीतिज्ञ को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जनता के बीच में तब पहुंचे जब आपको वोट की जरूरत हो। मोदी जी का क्या है कि जब वोट की जरूरत है तो भी वो जनता के बीच में तो नहीं पहुंचते हैं, खाली रैलीज वगैरह संबोधित करके आ जाते हैं। और अगर कहीं इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन भी उनका होता है तो वो उसमें भी अपना मतलब अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं कि सब मेरी बात सुनो। वो दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो खुद की बात सुनाते रहते हैं। मन की बात उनको सुनाने का बड़ा शौक है 10 साल से, तो सुना के उनका मन नहीं भरा है। तो लोग अभी जो मोदी जी और जिस तरीके की जैसे होती है ना आक्रामक भाषा, जैसे आज हुआ, माफी मांग रहे हैं और आक्रामक भाषा, उसमें शरीर की भाषा भी आक्रामक, जो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं जिसको, वो भी आक्रामक, और भाषा उससे ज्यादा आक्रामक। तो ये जो चीज है ये जनता को पसंद नहीं आती है। उसके सामने आप राहुल गांधी को रख के देखें तो लोगों को लगता है कि देखिए इसको शहजादा बोलते थे, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, हर किसी से मिलता है, हर किसी को गले लगा लेता है, ये देखता ही नहीं है कि आदमी सामने वाला गरीब है कि अमीर है, साफ सुथरे है, कपड़े पहने हैं कि गंदे कपड़े पहने हैं, या कोई क्या काम करता है, कारपेंटर है कि मोची है कि सब्जी बेचने वाला है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। तो जनता यही चाहती है कि नेता जो हो हमारे बीच में आके बैठे। तो राहुल गांधी जो उनके बीच में आज जाके बैठते हैं, तो राहुल गांधी क्या करते हैं, आप देखा होगा कि जब जनता से मिलते हैं, इस तरीके क्या इंटरेक्शन करते हैं, तो वो खुद बोलते नहीं है, सुनते हैं लोगों से। समझो एक सवाल पूछ लिया छोटा सा, क्या कमाते हो, तो फिर उसको बोलने देते हैं। लेकिन मोदी जी क्या है, उसको ये तो पूछ लें अगर वो कि क्या कमाते हो, तो उसको नहीं बताने देंगे कि क्या कमाते हो, वो अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देंगे कि ये भी कमा लेते होंगे, ये जो हमने योजना चलाई थी उसका क्या फायदा हुआ, दूसरी हमारे वहाँ महाराष्ट्र में चलाई थी हमने, वो गुजरात में चलाई थी, उसका बहुत फायदा हुआ, आपके यहाँ क्या हुआ। वो जिससे सवाल पूछा, जिस जो दुख दर्द सुनाने आया, उससे तो वो सुनना नहीं चाहते। तो राहुल गांधी की जो एक खासियत है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, मतलब सुनते हैं, काफी सुनते हैं वो लोगों की बात को कि सुनो और फिर उसको गुनो कि भाई, और वाकई उन्होंने पूरी भारत यात्राओं के दौरान जो उन्होंने खुद भी कहा था एक विदेशी यूनिवर्सिटी में कि 5-4 दिन बाद मैं बिल्कुल चुप हो गया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुनना है, खाली सुनना है, बहुत कुछ जनता के मन में बहुत कुछ है जो कहना चाहती है, और मैं सुनता रहा। तो और आप जितना चुप होकर सुनेंगे उतना आपके अंदर जाएगी बात। लेकिन मोदी जी को खुद की सुनाने की लगी रहती है, ना उनको एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं है। जो जैसे अब राहुल गांधी हैं, जाते हैं, जिनके मान ले किसी को कोई दिक्कत आई है, मणिपुर गए, हाथरस गए, उन्नाव गए, गले लगाया, सिर पे हाथ फेरा, बच्चों के साथ खेले, हंसी मजाक किया, जो हीलिंग टच की जो तरीके होते हैं वो अप्लाई करते हैं राहुल गांधी। तभी तो जनता को महसूस होगा कि भाई हमारे साथ उसने इतना मोहब्बत से भरा व्यवहार किया। लेकिन मोदी जी का तो इस तरह के शब्द ही नहीं होते हैं। वो तो ये कह देते हैं मेरे लिए मरे क्या 700 किसान। वो बजाय किसानों के घाव पे मरहम लगाने के उन्होंने ये बात कही, सतपाल मलिक ने जैसा बताया
तो जो मोदी जी का क्या है कि वो बड़े कठोर हृदय किस्म के व्यक्ति, मतलब जिसको कहता है कि संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं है, संवेदनशील नहीं है उनका हृदय, संवेदनाएं उनके अंदर मरी हुई हैं, बहुत ही कठोर जिसको कहते हैं ना दिल है, जो भावना शून्य दिल है उनका। तो इसीलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं, जैसे आज करके आए कि गर्दन तनी हुई और माफी मांग रहे हैं उंगली से ये करके, ऐसा एज इफ कि एहसान कर रहे हो। वो उनकी भाषा ऐसी है, जो बोल रहे हैं ना एज इफ कि पब्लिक को बता रहे हैं कि एहसान है, देखो मैं माफी मांग ली बस, और क्या चाहिए, ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं। जबकि आपको वोट चाहिए उसी पब्लिक का जो आपके सामने बैठी है, और आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी जानते हैं जैसा मैंने पहले भी कहा। तो लेकिन क्योंकि वो चीज अंदर से है नहीं, उनको माफी मांगनी ही नहीं थी। उनका लग था गिर गई तो गिर गई, क्या है आप इतना हल्ला क्या है को मचा रखा है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो जाते भी नहीं, बात भी नहीं करते इसकी, क्योंकि इस तरीके के जो एक्ट ऑफ फ्रॉड है इनके, उनकी बात तो वो करना ही नहीं चाहते हैं। आप देखिए ना कि अयोध्या के पानी चूने की बात उन्होंने कभी कही? ये कल्पना करिए कि ये नेहरू के टाइम का बना हुआ मंदिर होता या कांग्रेस ने बनवाया हुआ होता और उसमें पानी चू जाता, तो मोदी जी पूरा उसका मंचन करते हैं, उसमें नाटक का स्टेज के ऊपर, कि किस तरीके से और कहां से कैसे पानी चू रहा है, संसद भवन से पानी चू रहा है। तो वो मोदी जी का तो जो है, उनकी तुलना राहुल गांधी से बिल्कुल बेमानी है। वो मोदी जी का कोई तुलना राहुल गांधी से नहीं है, बस केवल इसके अलावा कि दोनों राजनीति में है इस देश की और राष्ट्रीय नेता हैं दोनों। इसके अलावा और कोई आप उनका एजुकेशन के बारे में, कोई व्यक्तित्व के बारे में, कोई उनके इंटरेस्ट है जो उसके बारे में, पब्लिक से कनेक्ट के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में, मतलब किसी चीज में भी उनका कोई आपस में मेल नहीं है। तो उनकी तुलना की तो बिल्कुल क्या करें, राहुल ही भारी बैठते हैं उनके सामने जी। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और राजनीतिक घटनाएं लगातार घट रही हैं और हम उस पर भी आएंगे, लेकिन ये मुद्दा बड़ा था इसलिए हम स्पेसिफिक होकर इस मुद्दे पर बात करना चाहते थे, और सभी पहलुओं पर मीनू जी ने विस्तार से बताया। उम्मीद है कि आप सबको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे करें अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है। और हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। धन्यवाद। मीनू जी आपका बहुत